हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक और वीडियो लेके आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डीएलएड की क्लासेस जो है कंटिन्यूसली ले रहे हैं। इस क्लास में, आज की क्लास में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2024 का, उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। उस पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन समझ के कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर फोकस जरूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहा जाता है। देखिए जिसमें क्या शब्द आ रहा है, श्रव्य और दृश्य दोनों शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों शब्द आ रहे हैं। तो ऐसी जो सहायक सामग्री जो देखी भी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है, उसे क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्ट स्किल तकनीकी, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर को हम फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट स्किल तकनीक ये टेक्नोलॉजी जो ये एक स्किल है और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, ऐसे संसाधन जो हार्डवेयर की तरह जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि यह छात्रों की रुचि को जागृत करता है। इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यह शिक्षकों और छात्रों की वर्तनी की अशुद्धियों को कम करने में मदद करता है और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा कि इस पर प्रदर्शित किए गए और लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तन करने में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए इसको शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153। शिक्षा की वह प्रणाली जो बच्चों को प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान कहलाती है। देखिए सभी बच्चों को फोकस कर रहा है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को फोकस कर रहा है, तो इसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? प्रभुत्व, अनुशासन, सहानुभूति और धैर्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सहानुभूति। एक शिक्षक के अंदर सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। सिंपैथी होगी तो वो अपने सारे काम सिंपैथी के बेस पर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है डिस्कवरी लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसे बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं, निर्देशन की खोज भी कह सकते हैं, शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्यात्मक शिक्षण इसे कहा जाता है लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में कुछ नहीं होता है, एक टीचर आता है क्लास के आके लेक्चर देता है और चले जाता है, तो इसको लेक्चर मेथड कहते हैं। तो लेकिन खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग में की विशेषता लेक्चर मेथड नहीं होती। डिस्कवरी लर्निंग में क्या हो जाता है कि बच्चे को ऐसे टॉपिक खोज करके सीखने को इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। व्याख्यात्मक शिक्षण इसका प्रकार नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? ठीक है, प्रभावी शिक्षण को सक्षम कौन बनाता है? शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध, ये बिल्कुल सही है, तो ये प्रभावी बनाएगा। सम्मान और देखभाल को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है, पॉजिटिव है ना सारी चीज़ें। विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना भी, ये भी ठीक है। यूजिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलना, और स्वतंत्र एवं सहयोगात्मक कार्यों का अवसर प्रदान करना, ये भी ठीक है। तो चारों ठीक है, चारों मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। दंड दिया जाता है, कब दिया जाता है दंड? गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। जब बच्चा गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है तो उसको रोकने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता जो आपका एवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन जब आप पढ़ाने के बाद बच्चों का मूल्यांकन करते हो तो उसकी विशेषता क्या है पूछ रहा है। पहला है मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। आपका बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षक और छात्र दोनों को पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे और शिक्षक दोनों को अपने आप को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है कि टीचर को कि मैंने कितना पढ़ाया, बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चा ये समझ पाता है कि मैं कितना सीख पाया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मूल्यांकन परिणात्मक नहीं होता है, परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों टाइप का होता है। ठीक है, मूल्यांकन और निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है। निरीक्षण मूल्यांकन की एक विधि होती है, तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसलिए राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159। एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका होती है? ठीक है, उन्हें अवधारणाओं को याद करने में सहायता देना। ठीक है, कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं बोली जाती है, तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। ठीक है, रट कर सीखने की प्रवृत्ति आपका एनसीएफ 2005 से दूर कर दी गई है। कोई भी चीज़ रटाना या याद कराना कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को दूर ही रखिएगा, ऐसे ऑप्शन को। आगे देखेंगे
कक्षा में प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना, ये बिल्कुल सही होगा। और अगला है उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने से मना करना जो बार बार ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मना नहीं कर सकते आप बच्चे को, ठीक है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, अगर उसे नहीं आ रहा तो वो कितनी बार भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखेंगे विद्यालय में गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। दूसरा और चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160, गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य का, पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण विधि, छात्रों के मानसिक स्तर का, छात्रों की रुचि एवं अभिवृद्धि का, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो राइट आंसर पहला बिल्कुल सही है, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्यपुस्तक और पाठ्यपुस्तकें आधारित भी होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण विधि भी होना चाहिए, गृह कार्य में शिक्षण विधि का जो है क्या निर्माण कर रखा है उसका जरूरी रहता है, और छात्रों की मानसिक स्तर भी देखना जरूरी है कि छात्र इस क्वेश्चन को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए, और छात्रों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों सभी के सभी पाँचों के पाँच ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं हैं? ठीक है, चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं हैं बुद्धिमान और स्मार्टनेस, प्रतिबद्धता, खुले विचार, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, अच्छा अनुसंधान करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्धिमान और ये भी होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, और स्मार्टनेस भी किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से करना आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और खुले विचार भी होने चाहिए, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक शिक्षक की विशेषता होती है, और अच्छा अनुसंधान भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे ठीक हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 162 है, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? सिलेबस क्यों जरूरी है? यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल। अब सिलेबस जो है विद्यालय संचालन में सहायता तो प्रदान करता है, यह कक्षा शिक्षण में नियंत्रण में रहता है, बिल्कुल। नियंत्रण मतलब कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये पाठ्यक्रम में ही डिसाइड होता है, ठीक है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख रूप से बदलाव की ओर इंगित करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा है जो परंपरागत मतलब पहले से कौन सी विधि चलती आ रही है और आधुनिक विधि की ओर इंगित करता है? शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, शिक्षक के निर्देश और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, और समझ आधारित अधिगम से रटने आधारित। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, समझ से रटने की ओर उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षक के निर्देशन से। पहले क्या होता था कि गुरु जो बोलता था वही 100% सही माना जाता था, ठीक है, गुरु के निर्देश माने जाते थे और निर्णय। अब इसको क्या हो गया, शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर। अब इसको क्या कर दिया गया कि जो लर्नर्स हैं उसको ऑटोनॉमी बॉडी बना दिया, मतलब बच्चा अपने आप सीखेगा। तो इस तरह आप ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले गुरु जो बोलता था वो करना पड़ता था, परंतु अब बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164, अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियाँ क्या हैं? चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, ठीक है। अशाब्दिक मतलब ऐसी विधि जो बिना शब्दों के प्रयोग किए जा रही है, ठीक है, बिना शब्दों के प्रयोग किए जा रही है। तो चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, आंखों की भाषा भी होती है, शारीरिक भाषा भी होती है, ध्वनि संकेत भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अभिप्रेरण का सिद्धांत ये बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन शिक्षण में आता है, प्रिंसिपल और एक्टिविटी गतिविधि में आती है, अस्वीकृति रिजेक्शन कभी शिक्षण में नहीं आता, ठीक है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना शिक्षण का जो सिद्धांत नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है पूछ रहा है। तो प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना बिल्कुल ये है, व्याख्यान देना ये भी होता है, निर्देश देना ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी जो व्यवहार हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य है? कौन सा कथन क्या है? सत्य है बोल रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ठीक है, तो ये भी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। प्रत्येक जीव सीखता है, अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव सीखता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन शामिल नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 167 आपका ऑप्शन 1, 2, 4 ठीक है, तीसरा गलत है, ठीक है। प्रत्येक जीव सीखता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि जीव सीखता है या नहीं सीखता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? कौन सा बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? मल्टी सेंसर अप्रोच कौन सी नहीं है पूछ रहा है। इस विधि में तकनीकी और सामग्रियों के
संदर्भ में बहु इंद्रियां शामिल होती हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है, ये भी सही है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा पर ये लागू होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नहीं और है में, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग करता है बहुत ज़्यादा। परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं, पुराने चलते आ रहे हैं, और उसको आज की शिक्षण सहायक सामग्री से किस प्रकार वर्गीकृत, कैटेगराइजेशन किस तरीके किया जा सकता है, जो पहले से जो उपागम आ रहे हैं और अभी के टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। तो देखेंगे श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य सहायक सामग्री ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो अभी के चलते आ रहे हैं दोनों ही। ठीक है, श्रव्य सहायक सामग्री और गतिविधि ये भी अभी की हैं। गतिविधि और श्रव्य सहायक सामग्री दोनों ट्रेडिशनल नहीं है, ये अभी की हैं। ठीक है, पहले पूछ रहा है पुराना और अभी। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री। अब देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराने हैं, सॉरी ये नए हैं। ठीक है, दृश्य सहायक सामग्री आपके जो ब्रेल लिपि के लिए यूज किए जाते हैं, जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो, और गतिविधि जो है पुरानी है। तो इस प्रकार से इन दोनों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का आपको क्या है, कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष को नैदानिक मूल्य, योगात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन, मतलब डायग्नोसिस कर रहे हैं आप किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, उसका नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हैं, तब आप उसके कमजोर और मजबूत पक्ष को जान सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे निकल के आ रहे होंगे जो आपकी लाइफ में पहली बार आ रहे होंगे। ठीक है, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, योगात्मक। तो धीरे धीरे कुछ प्रश्न जो है ऐसे इस तरीके के डाल ही दिए जाते हैं जो नए बिगनर्स के लिए जो है वो कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा आप, कुछ एक प्रश्न आपको इस तरीके के मिल ही जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171 है। स्तंभ और ब का मिलान करना है आपको। ठीक है, पढ़ने संबंधित अक्षमता। ठीक है, तो पढ़ने संबंधित अक्षमता को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया, ए का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। गणित को डिसकैलकुलिया कहते हैं, और लिखने संबंधित अशुद्धि को डिसग्राफिया कहते हैं। तो पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये बीमारी संबंधित पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाद में आप यूटेट सीटेट दोगे तो तब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172 है हमारे पास। विद्यार्थी की भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, भाषा संबंधी संप्रेषण और तार्किक संबंधी, रीजनिंग संबंधित पूछे तो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अधिक प्रतिभाग द्वारा, बिल्कुल अधिक प्रतिभाग से इसको प्रभावित कर सकते हैं हम। अगला है पूछताछ द्वारा, बिल्कुल पूछताछ से क्वेश्चनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब डिबेट होगी तो उससे भी जो है संप्रेषण और तार्किक तकनीक बढ़ गए। चर्चा द्वारा, डिस्कस द्वारा, और विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर। तो चर्चा इसमें डिस्कस करके संप्रेषण और तार्किक ये बढ़ाया जा सकता है, पूछताछ करके भी बढ़ाया जा सकता है, और अधिक प्रतिभाग द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन व्याख्यान देकर, लेक्चर मेथड से ये नहीं पढ़ाया जा सकता। तो 1, 2, 3 ये बिल्कुल राइट आंसर है। 1, 2, 3 देखेंगे तो ऑप्शन डी में आपको 1, 2, 3 देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सीखने का आकलन के लिए कौन सा कथन सही है। इसकी प्रकृति जो है रचनात्मक होती है। अब ये भी आप जब डीएलएड में आओगे तब सीखोगे। 3 टाइप के होते हैं, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट, लर्निंग एट असेसमेंट। तो ये 3 टाइप के होते हैं, तब आप वहाँ पर देखोगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी प्रकृति रचनात्मक होती है। कौन सा सही है पूछ रहा है। अगला है, यह बच्चों की प्रगति को निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों सीखने का आकलन होता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, तो यह बच्चों की प्रगति को निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174। एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है। यह किस प्रकार के शिक्षक का व्यवहार माना जाएगा। ठीक है, कैसा शिक्षक है पूछ रहा है। मौन या विभ्रांति, आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना, निर्देश करना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्रिटिसाइज करना और जो है जस्टिफाई करने वाला जो है, अधिकार दिखाने वाला जो है टीचर दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175 है। निम्नांकित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है बोला है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, सामूहिक नहीं होता। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको समूह में आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, उसको इंडिविजुअली टारगेट करके बताना पड़ेगा। तो कौन सा सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है, ये सामूहिक नहीं होता, ये व्यक्तिगत होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी से संबंधित सही है। ठीक है, शिक्षण तकनीकी से संबंधित सही है पूछ रहा है। तो देखेंगे
शिक्षण तकनीकी ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीकी में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीकी में क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, और शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सभी चीज़ें शिक्षण तकनीकी में प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177 है शिक्षण तकनीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है? ये है 5+3+3+4 ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए पहले 5 में क्या होता है कि कक्षा बाल वाटिका होती है, आंगनबाड़ी जिसे कहा जाता है, 3 साल वो आंगनबाड़ी में प्लस 2 साल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो ये 5 साल का ये कॉन्सेप्ट है। अगला 3 तो 3rd 4th 5th क्लास ये हो जाएगा, फिर अगला 3 6 7 8th क्लास, और अगला 4 9 10th 11th 12th ये क्लास का कॉन्सेप्ट आया। 5+3+3+4 इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178 कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ किस निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं? ठीक है, बोलने और इसका बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन और पढ़ने की रणनीति, मौखिक और लेखन की रणनीति, भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। ठीक है, अब देखेंगे पहला है 1 और 2, 3 और 4, 1 2 4, 1 2 3 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक के लिए बोल रहा है, शाब्दिक और अशाब्दिक में क्या क्या जरूरी हो जाएगा? पहला जरूरी है आपका मौखिक लेखन, मौखिक एवं लेखन की रणनीति। बोलना ये हो जाएगा आपका मौखिक। ठीक है, मौखिक में क्या आ जाएगा? शाब्दिक शब्द आ जाएंगे, लेखन में क्या हो जाएगा? अशाब्दिक शब्द आ जाएंगे। ठीक है, जो बोल नहीं सकते उसको अशाब्दिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, और अगला है भाषा रहित संप्रेषण की नीति। तो तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 178 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179 समावेशित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री देखने को मिलती है? समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जहाँ पर सभी टाइप के, सभी जाति धर्म वंश और के बच्चे जो हैं पढ़ने को दिखते हैं, तो उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, इस शिक्षा में कौन सी अधिगम सामग्री देखने को मिली? केवल दृश्य सामग्री, केवल स्पर्श सामग्री, केवल श्रवण सामग्री और बहुसंवेदी सामग्री। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बहुसंवेदी सामग्री देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 180 शिक्षकों को शिक्षार्थी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को शिक्षार्थी को देखना चाहिए किस रूप में? ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, रटने वाले शिक्षार्थी के रूप में, सीखने एक में सक्रिय भागीदार के रूप में, शिक्षक को एक अच्छे अनुयायी के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 है पाठ्यचर्या क्या है? देखिए पाठ्यचर्या करिकुलम होता है एक ऐसा दस्तावेज जिसमें स्कूल में या फिर उस संस्थान की सारी एक्टिविटीज का वर्णन होता है, इसको पाठ्यचर्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थी के अनुभव को आकार देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पाठ्यचर्या में सारी चीज़ें आती हैं, सारी A to Z एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182 शिक्षण अधिगम रणनीति की आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम में रणनीति की आवश्यकता क्यों है पूछ रहा है, तो आगे देखेंगे विद्यार्थियों की विधिवत आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की केवल, देखिए केवल वाले वैसे ही गलत हो जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी फिर यहाँ पर केवल है और यहाँ पर भी केवल है, तो केवल मतलब एक चीज़ को लिमिट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों को लिमिट करना कहीं भी किसी भी हद पर सही नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन जो है बच्चों के लिए सही नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है, जब शिक्षिका उसे मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती, उसे बात करने में घबराहट होती है, किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? ठीक है, एक बच्चा है जो लिखित रूप में सारे जवाब देता है, मौखिक में उसे घबराहट होती है, तो क्योंकि उसने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए उसे कोई अंक नहीं देना चाहिए, उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, उसे न उत्तर न देने पर डांटना चाहिए, उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो बच्चा जैसे कर रहा है उसको वैसे ही इनहेंस करेंगे हम इसको, और चीज़ों को नेगेटिव अप्रोच से बचेंगे हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 184 है रियात अपनी कक्षा में बच्चों हेतु जीके के परीक्षण करना चाहती है। ठीक है, रियात अपनी कक्षा में बच्चों के हेतु जीके के परीक्षण करना चाहती है। किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय वाले होंगे? एमसीक्यू, प्रोजेक्ट आधारित, असाइनमेंट आधारित और निबंध। तो बच्चों के लिए आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं वो सबसे इजी होंगे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 सृजनात्मक कक्षा कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रिएटिव क्लासरूम के बारे में कौन सा वो सही है पूछ रहा कथन? शिक्षक कक्षा का प्रबंधन और आयोजक होता है। अगला है शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है। विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता और शिक्षक सुगम करता है। यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। इसका जो राइट आंसर हो जाए शिक्षक कक्षा का प्रबंध और आयोजक के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 186 दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसके शिक्षक ने उसे असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभव को याद किया और पाया कि उसमें कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्वाध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है और अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन क्या कहलाता है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और स्वतंत्र आकलन, स्वतंत्र आकलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। अब देखिए ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लर्निंग असेसमेंट, एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए स्किप करोगे या तुक्का मारोगे तो वही ज़्यादा आंसर है, सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जाओगे तो बहुत लंबी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, अब वैसे भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, सीखने के रूप में मतलब वो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, सीखने का आकलन मतलब जो चीज़ लर्निंग हो रही है, उस जो चीज़ हो रही है प्रोसेस में हो रही है उसका आकलन करना है। और सीखने के लिए आकलन मतलब आप सीखने के लिए किसी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कह रहे हैं कि आकलन जो है सीखने के लिए कर रहे हो, तो इसको सीखने के लिए आकलन देते हैं। अगर आप डीएलएड में जाओगे तो इस चीज़ को डिटेल में वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 187, शिक्षक के 3 स्तर कौन से होते हैं? स्मृति, बोध और चिंतन। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति, बोध, चिंतन इसका जो 3 स्तर होते हैं शिक्षक के। ठीक है, शिक्षण के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, आपको नहीं और है में ध्यान देना चाहिए। चिंतन और स्वायत्तता का विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण, टीएलएम का निर्माण, सांस्कृतिक प्रतिभाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीएलएम का निर्माण। टीएलएम का निर्माण करना शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। टीएलएम तो एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है इसे, ऐसा जो टूल होता है जो बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में काम आता है। ठीक है, तो उसको टीएलएम कहा जाता है। तो ये शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189, गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ। गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ क्या होती हैं? छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करना और तथा उन्हें कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल गतिविधि आधारित है। रचनात्मक एवं अनुभव के प्रेरणादायक वातावरण में उनका निर्माण करती है, बिल्कुल रचनात्मक होती है ना, ये इंटरटेनमेंट वाली क्रिएटिव वाली वो होती हैं और प्रेरणादायक वातावरण निर्माण करती है गतिविधि। अगला है कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास को समझती और विकसित करती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 190, एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या कहेंगे और यदि वे बरसात के दिन में देर से आएंगे तो? ठीक है, आप एक टीचर हो और बच्चे जो हैं बारिश के कारण देर से आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, आप देरी से आने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें देरी से आने के लिए दंडित करेंगे, आप उन्हें शपथ दिलाएंगे कि वो भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपको रीज़न जानना जरूरी होता है, तो इसलिए आप बच्चों को देरी से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। जब वो कारण बताएंगे तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं और बोलेंगे कि अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, हम छाता लेके आ सकते हैं या फिर टाइम से निकल सकते हैं बारिश के दिनों में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191, समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? शिक्षकों की तैयारी, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता, कठोर आकलन प्रणाली। देखिए कठोर आकलन प्रणाली ये गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अब 1, 2, 3 देखिए कहाँ पर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कठोर आकलन प्रणाली शिक्षण की जो है महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 192, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, अब देखिए ये भी जो है आपको जब आप डीएलएड के अंदर चले जाओगे उसके बाद देखने को मिलेगा। ये होता है आपका मैस्लो का एक कॉन्सेप्ट था, ये मैस्लो की अवधारणा, यूटेट में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो मैस्लो ने जो अवधारणा दी थी उसमें यह कहा गया था कि उसने आवश्यकताओं, मानव की आवश्यकताओं को बताया गया था। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, फिर सुरक्षात्मक अवस्था, पहले एक इंसान क्या देगा, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, खाना पीना ये सब चीज़ें। उसके बाद वो सुरक्षा की, उसे दूसरे जंगली जानवरों से भी इस चीज़ से कहीं भाई नहीं हो तो वो इसको देखेगा। तीसरा स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता, ये इसने सीक्वेंस में दिए हैं। सम्मान की आवश्यकता और सेल्फ जो है एक्चुअलाइजेशन, यथार्थीकरण की आवश्यकता। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जिस प्रकार से दिए गए उसी प्रकार से सही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 192 का। ठीक है, मैस्लो का कॉन्सेप्ट है ये, आपका यूटेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो था 1995 में आया था ये, उस टाइम पर 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी। 2016 में इसको अमेंडमेंट किया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहा जाता है इसे। अब 2016 में इसको 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दिखाई दी गई हैं इसमें, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, 2016 इसका राइट आंसर है। और पहले वाला जो था वो 1995 में आया था, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी, 14 नहीं जोड़ी थी तो 21 हो गई थी 2016 में। आगे देखेंगे एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति कार्ड की अनुशंसा करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री जो है कार्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखना होता है 360 डिग्री, केवल उसके कॉपी किताबों से, केवल उसके पढ़ने से ये उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसकी एक्टिविटी, उसके गेम्स और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तब उसके वो किया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195 है, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों ने जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वो होती हैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, रटंत स्मृति और सृजनात्मकता। देखिए 3 चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं। क्या? वैज्ञानिक मनोवृत्ति ये अच्छी चीज़ है, क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी चीज़ है, रटंत स्मृति जो है ये गलत है, क्योंकि बच्चा रटने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिएगा। ये चीज़ें पहले गुरुकुल पद्धति पर चलती है, अब इन चीज़ों को दूर हो गया है। तो क्रिएटिविटी भी होनी जरूरी है। 1, 2 और 4 जरूरी है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणा एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने का कार्य करती है? कक्षा चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, मार्गदर्शित अध्ययन और क्षेत्र भ्रमण। देखिए सबसे बेस्ट जो विधि मानी जाती है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। जब बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फील करता है, अनुभव करता है। तो इसलिए ये वास्तविक जगत से जोड़ने के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। 196 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197, शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? रिसर्च क्या होती है शिक्षा में? तो उसका पूछा जा रहा है, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है, सारे कॉन्सेप्ट आपके होते हैं अनुसंधान का मतलब, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है, प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए? अगली विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है, संपूर्ण कोर्स के पश्चात एक परीक्षण लेना चाहिए, 1-2 बच्चों से प्रश्न पूछकर तब आगे नया पाठ शुरू करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पहले से सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है या नहीं आया है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199, सिद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही है। उसने यह देखा कि अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग, लेक्चर मेथड जो पुरानी मेथड चलती आ रही वो इसका रीजन है। उसे अपनी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, वो लेक्चर देती है, मतलब क्लास में आती है, बोलते जाती है और वो उसके पढ़ाने का एक वो है, तो इसको कैसे चेंज किया जाना चाहिए, कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट है, अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए, अपनी शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और अपना फीडबैक देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तीनों चीज़ें अपने अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 199 का। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, एनसीएफ 2023 के अनुसार पंचकोशीय सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए 5 पंचकोशीय सिद्धांत एनसीएफ एससी में दिया गया है, जो स्टेट की तरफ से आता है 2023 का पंचकोशीय सिद्धांत। अभी पंचकोशीय सिद्धांत किस पर फोकस करता है? ये पंचमुखी विकास पर, जो बच्चे का 5-fold डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके पंचमुखी विकास पर फोकस है पंचमुखी सिद्धांत। इसमें अन्नप्राश, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके डीएलएड के अंदर से दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पेपर का जो है लेवल है वो थोड़ा टफ बनते जा रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन तुक्के ही मारने पड़ेंगे अगर आपको डिटेल में नहीं आते हैं, या फिर क्योंकि बहुत लंबे कॉन्सेप्ट है इनके पीछे का। ठीक है, तो कभी कभार इस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो आपको ना आए, क्योंकि वरना मेरिट 200 में से 200 चली जाएगी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है जानबूझ के 5-7 क्वेश्चन ऐसे डाले के जाते हैं। ठीक है, तो ये थे डीएलएड के 2024 लास्ट ईयर के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।